परफेक्शन एक्स में आपका स्वागत है। हम लास्ट टाइम जो वीडियो बनाए थे उसमें देखे थे प्रारंभिक मध्यकाल का इतिहास। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे, उसके आगे हम लोग देखना शुरू किए हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, उसके आगे हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेन टॉपिक ऐसा था, अरब में इस्लाम का उदय, पैगंबर के पश्चात खलीफाओं का काल, इस्लाम के अंतर्गत राज और धर्म के बीच संबंध, गैर इस्लामिक क्षेत्र में नवीन पद्धति का विकास, इस्लामी विधि व्यवस्था। हम लोग लास्ट वीडियो में यहाँ तक देख लिए थे। अब इसके आगे देखेंगे अरब की मुस्लिम शक्ति, तुर्क का इस्लामीकरण और मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अरब की मुस्लिम शक्ति तथा हिंदुस्तान। तो सबसे पहले बात होता है इस काल का अध्ययन का स्रोत क्या है। तो पहला स्रोत है अल बिदवानी की फुतुउल अबदान। बुक का नाम क्या है? फुतुउल अबदान। दूसरा बुक है चचनामा। देखिए, चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। इसका अंत में अनुवाद हुआ है फारसी में। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है यह अज्ञात है। अब जिस लेखक का नाम जानते हैं बेसिकली वो ट्रांसलेटर है, वो बुक का लेखक नहीं है। फिर आ जाइए सिंध पर आक्रमण एवं घटनाक्रम। तो सिंध पर आक्रमण के क्रम में हम लोग देखेंगे दो चीज, तत्कालिक कारण क्या था, आक्रमणकारी कौन थे, और सिंध का शासक कौन था। तो देखिए सबसे पहले है क्या, आक्रमण का कारण क्या था। तो बोला जाता है सिंध के आसपास जो समुद्री क्षेत्र था, सिंध के बगल में, वहां पर एक जहाज की लूट की गई थी समुद्री लुटेरों के द्वारा। और जहाज के जो लूट की गई थी वो जहाज खलीफा के लिए उपहार लेके आ रहा था। तो लोगों ने सिंध के शासकों पर दबाव डाला कि चूंकि खलीफा के लिए जो उपहार लूटा गया, आप उस उपहार का मूल्य दीजिए क्योंकि आप ही के क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है। तो वहां का शासक दाहिर इससे इनकार कर देता है और बोलता है कि उस लुटेरे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। इसी को लेके तत्काल जहाज के आक्रमण का कारण बनाकर सिंध पर आक्रमण किया गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। बोला जाता है दाहिर बहुत लोकप्रिय शासक नहीं था, इसलिए भी इसकी पराजय हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब इसका परिणाम क्या निकला। तो परिणाम दो टर्म में देखेंगे, अरब पर क्या परिणाम निकला और भारत पर क्या परिणाम निकला। तो अरब पर देखिए, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, यहां से ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत ले गया गया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद हुआ। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इसी कारण बताया जाता है। फिर देखिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में ऊंट पालना एवं खजूर की खेती का प्रचलन हुआ और दिहरम नामक सिक्के का प्रचलन हुआ। लेकिन अरब का प्रभाव भारत पर बहुत अस्थायी नहीं रहा। अब आ जाइए नेक्स्ट आते हैं तुर्क तथा इस्लाम से उनका संबंध। तो इसमें हम लोग देखेंगे तुर्कों का इस्लामीकरण कैसे हुआ, खलीफा तथा सुल्तान में क्या संबंध है, तुर्की शासन एवं हिंदुस्तान दोनों में क्या संबंध है। तो सबसे पहले तुर्क समझने से पहले हम लोग समझना पड़ता है तुर्क कहाँ की जनजाति थी। तो तुर्क मध्य एशिया की जनजाति थी। तो मध्य एशिया को लेकर लोगों को दिक्कत है, तो मध्य एशिया पर एक मैप क्लियर कर लेते हैं, तब करते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया मध्य एशिया। ये जो मैप है ये मध्य एशिया का मैप है। तो मध्य एशिया से तात्पर्य क्या है, मध्य एशिया का मतलब क्या होता है, तो पहले उस समझ लेते हैं। मध्य एशिया कहां से कहां तक फैला हो तो समझ लीजिए। मध्य एशिया पूर्व में चीन से, पश्चिम में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस से दक्षिण में अफगानिस्तान तक विस्तृत है। फिर से बोल रहे हैं, मध्य एशिया पूर्व में, इधर पूर्व हो गया तो कहां से, चाइना तक, चीन तक। पश्चिम में कहां देख रहे हैं, कैस्पियन सागर यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है आपको कैस्पियन सागर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उत्तर में रूस, ये जो देख रहे हो ऊपर पर क्या है, रूस, और दक्षिण में कहां, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर ऐसे कर दे, अफगानिस्तान तक, इसके बीच का जो एरिया है इसी को बोलते हैं सेंट्रल एशिया, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एशिया। तो तुर्क मूल रूप से क्या थे, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जनजाति थे। आगे देखिए, आगे अब तुर्क मध्य एशियाई जनजाति थे, वे एक अच्छे घुड़सवार एवं तीरंदाज थे। विभिन्न जनजातीय तुर्क समय समय पर इस्लामी साम्राज्य पर हमला करते रहते थे। देखिए तुर्क का अपना एक जनजातीय धर्म था। तुर्क खानाबदोश जनजाति है, जिस एरिया की बात किए वहां फर्टाइल लैंड नहीं है,
तो इसके इस्लाम जहां आगे फर्टाइल लैंड पर कब्जा कर चुका था, तो बार बार यहाँ पर वो आक्रमण करते रहते थे तुर्क, और ये आक्रमण इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा का घंटी था उस समय के लिए। फिर देखिए 9वीं शताब्दी के अंत तक खलीफा का प्रभाव कम हुआ, और इस काल में ट्रांसऑक्सियान का मतलब हो गया मध्य एशिया, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों में समानित साम्राज्य का शासन आरंभ। देखिए अभी तक क्या बोला गया था कि एक राष्ट्र, एक देश, एक धर्म, एक शासक, जो कुरान बोला था। लेकिन जैसे ही खलीफा का काल कमजोर होना शुरू हुआ, तो एक नया राजवंश आता है जिसको बोलते हैं समानिद, और उन्होंने मध्य एशिया, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर शासन आरंभ कर दिया। समानिदों के उत्तर और पूर्वी सीमाओं पर तुर्क जनजातियों संघर्ष होता था। इस संघर्ष के क्रम में नए प्रकार के सैनिक उभरे जिन्हें गाजी कहा गया। अब देखो ये जो क्षेत्र है ट्रांसऑक्सियान, खुरासान, वहां पर तुर्क भी रह रहे हैं, तो तुर्क बार बार इनके क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। तो इस आक्रमण से लड़ने के लिए एक नए प्रकार के सैनिक का उदय हुआ जिसे गाजी कहा जाता है। तो अब गाजी समझ लेते गाजी है क्या। देखिए जब हम लोग मोहम्मद साहब का बात करते हैं, तो मोहम्मद साहब भी देखे थे मक्का और मदीना में जब संघर्ष हुआ था, तो मोहम्मद साहब एक नियमित वेतन नहीं देते थे सैनिक को, लूट में हिस्सा मिलता था। तो ये जो सैनिक है, गाजी सैनिक हैं, ये मुख्य सैनिक नहीं थे, इन्हें लूट में हिस्सा मिलता था, इनको तनख्वाह नहीं मिला जाता था, और ये सैनिक होने के साथ साथ धर्म प्रचारक थे। तो ये क्या हुआ, इन्होंने तुर्कों से जमकर लोहा लिया, और दो कारणों से तुर्की का इस्लामीकरण हुआ। पहला कारण क्या है, इन्हें हराया गया तुर्कों को। जब हार जाने के बाद उन्होंने क्या, इस्लाम स्वीकार कर लिया। दूसरा कारण क्या था, कुछ तुर्कों ने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्हें राज्य में छोटे मोटे सैनिक का पद या कोई कार्य मिल जाता था, उनकी खानाबदोश की जिंदगी खत्म होती थी। अब प्रश्न उठता है कि तुर्कों में तेजी से इस्लामीकरण क्यों हुआ। तो तुर्की जनजातीय परंपरा में थी, जनजाति का एक भी व्यक्ति अगर इस्लाम स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे पूरा जनजाति परंपरा, पूरी जनजाति ही इस्लामिक हो जाती थी। इसीलिए तेजी से तुर्कों का इस्लामीकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुल्तान एवं खलीफा में संबंध। अब प्रश्न उठता है कि जब तेजी से स्ट्रांग होना शुरू हुए, तो सुल्तान और खलीफा के बीच क्या संबंध रहा, सुल्तान किसे कहते हैं और खलीफा का सब समझ में आ ही रहा है हम लोग को। देखो अपनी स्थापना के काल से ही इस्लाम का नारा था एक राज, एक धर्म, एक जाति तथा एक ग्रंथ। एक राज, एक धर्म, एक जाति और एक धर्म। एक राज क्या था, तो इस्लामिक राज था। एक धर्म क्या था, तो इस्लाम था। एक जाति क्या थी, तो मुसलमान थी। और एक ग्रंथ क्या था, तो कुरान था। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हुआ। जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ा, खलीफा कमजोर होने लगे, साम्राज्य विस्तार के कारण, दूरी के कारण खलीफा कमजोर होने लगे। परंतु 10वीं शताब्दी के पश्चात खलीफा की शक्ति कमजोर हुई। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण गवर्नर स्वतंत्र होना चाहते थे। जो दूर प्रांत के गवर्नर थे वो खलीफा से स्वतंत्र होना चाहते थे। अब क्या है, खलीफा से स्वतंत्र होना तो चाहते थे, लेकिन टेक्निकली क्या बोलता है कि इस्लाम में एक ही राज होगा, तो स्वतंत्र रूप से घोषणा करने में भी डर लग रहा था, क्योंकि इस्लाम में पहले धर्म है फिर राज है। इसलिए गवर्नर के मन में ये डर था कि अगर स्वतंत्रता घोषणा कर देंगे और प्रजा मान्यता नहीं देगी, हमारा राज खत्म हो जाएगा। और दूसरा डर खलीफा के दिमाग में क्या था कि अगर ये लोग स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, तो कम से कम वो धार्मिक प्रमुख माना जा रहा है, वो धार्मिक प्रमुख भी नहीं माना जाएगा। इसलिए खलीफा और गवर्नरों के बीच समझिए एक तरह से एक समझौता हुआ। और इसके बाद क्या हुआ तो देख लीजिए। अतः खलीफाओं ने गवर्नर को शासन का सनद मतलब खिल्लत का मतलब अधिकार पत्र प्रारंभ किया। बदले में गवर्नर ने खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख माना। मतलब खलीफा ने क्या बोला, मैं इसे अधिकार देता हूं कि यहाँ का शासन संभाले। जब खलीफा मान्यता दे देगा तो फिर जनता के बीच में कोई भय नहीं रहेगा। और बदले में गवर्नर ने क्या बोला, खलीफा को हम अपना धार्मिक प्रमुख मानते हैं और मानते रहेंगे। यही सनद प्राप्त शासकों को सुल्तान कहा गया। यही सनद प्राप्त शासकों को सुल्तान कहा गया है। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग जब पढ़ते हैं तो दिल्ली सुल्तान कहते हैं, दिल्ली शासक नहीं बोलते हैं और दिल्ली बादशाह नहीं बोलते, मुगलों के लिए यूज होता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक उसको हम लोग सुल्तान कहते हैं, क्योंकि सब खिल्लत प्राप्त थे, खलीफा से मान्यता प्राप्त लेकर शासन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुर्की शासन एवं हिंदुस्तान।
तुर्कों के पूर्व अरब सिंध में स्थापित हो चुके थे, परंतु उनका राजनीतिक प्रयास विफल रहा। अरबों की तुलना में तुर्क हिंदुस्तान में अधिक सफल रहे। सर्वप्रथम गजनी के तुर्की गवर्नर मुक्तिन सुबुतकीन होगा यहाँ, सुबुतकीन ने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया। इसके पश्चात महमूद गजनी एवं गौरी ने इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। महमूद गजनी, देखिए हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, आप सिलेबस में यहीं से स्टार्ट होता है, तो आप डायरेक्ट यहां से पढ़ते हैं तो पीछे का डेवलपमेंट क्लियर नहीं होने के कारण दिक्कत होता है, इसलिए अब यहां से जो कॉमन चीज वो पढ़ रहे हैं हम लोग। महमूद गजनी का उदय, भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए महमूद गजनी का उदय, तो 9वीं और 10वीं शताब्दी में अधिकांश अफगानिस्तान पर समानित साम्राज्य का अधिकार था, तो हम पहले भी देख चुके हैं। समानित गवर्नर के अंतर्गत एक तुर्क गुलाम अल्पतागिन था। जब समानित साम्राज्य कमजोर हुआ तो उसमें एक स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी रखी गई। यहाँ पहला बार गजनी स्थापित होता है और यही रिपीट होता रहेगा अफगानिस्तान की राजधानी। अल्पतगिन के बाद उसके गुलाम और दामाद सुबुतगिन गजनी का शासक बना। इसके बाद सुबुतगिन का पुत्र महमूद शासक बना। इतिहास बेसिकली इसका यही है। क्या थे, तो ये पहले समानित के अंदर में गवर्नर थे, लेकिन जैसे ही जैसे समानित साम्राज्य कमजोर होना शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एक स्वतंत्र गजनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। बाद में यही महमूद को पहला खिलफत मिलता है और पहला सुल्तान इसी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य। अब प्रश्न उठता है मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो देखो मोहम्मद गजनी का एकदम कंसेप्ट क्लियर था कि उसे सेंट्रल एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है। सेंट्रल एशिया का मतलब क्या है, अगर ऐसे देखोगे तो, अगर ऐसे देखा जाए सेंट्रल एशिया क्या मतलब है, तो देखो मान लो ये अफगानिस्तान है, यहां से क्या हो जाएगा, मध्य एशिया चला जाएगा। इधर के लिए रास्ता कहां जाएगा, ये जाएगा पश्चिम एशिया, और ये कहां आएगा, उत्तर पश्चिम भारत। अब देखो पश्चिम एशिया में क्या है, समानित साम्राज्य कमजोर हो रहा है, और मध्य एशिया में क्या है, तो सभी तुर्कों ने अभी भी इस्लाम नहीं स्वीकार किया, तो ये भी बार बार अटैक कर रहे हैं। तो मोहम्मद गजनी क्या चाहता है कि भारत से वो लूट के धन ले जाए, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करे, एक बड़ा सैनिक स्थापित करे, ताकि ये पश्चिम एशिया तरफ भी बढ़ सके और मध्य एशिया से आने वाले जनजातीय आक्रमण को रोक सके। देखिए समानित साम्राज्य के कमजोर होने के कारण मोहम्मद गजनी मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। उसने कभी भी भारत पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहा, वो भारत से प्राप्त लूट के धन से अपना साम्राज्य निर्माण करना चाहता था। ठीक है, उसका उद्देश्य यही था, इसलिए बाबा भारत में आता था, लूट के चला जाता था। जनरली वो टाइम क्या चुनता था, तो मानसून से पहले आता था, क्योंकि कई नदियां पार करने आएगी, सिंधु पार करना होगा, तो वो मानसून से पहले आता था। नदी का पानी कम होता था, गेहूं की कटनी हो चुकी होती थी, तो उसको खाने का भी दिक्कत नहीं होगा, और मानसून से पहले लौट जाता था ताकि नदी के बाढ़ में ना वो फंसे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसके विषय में जान लीजिए, जहां से क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, तो इसने 3 लोगों को संरक्षण दिया। पहला कौन है, अल बरूनी, जिसने किताब उल हिंद की रचना की। दूसरा क्या है, फिरदौस, जो शाहनामा का लेखक था और फारसी कवि था। तीसरा कौन है, उतबी, जिसने किताब उल, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, किताब उल का लेखक था और वो इसका दरबार का इतिहासकार था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो पहला तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण लड़ाइयां, तो पहला लड़ाई 1000 ईस्वी में वाहिंद का प्रथम युद्ध, फिर 1008 में वाहिंद का दूसरा युद्ध, फिर देखिए 1018 में चंदेल शासक विद्याधर चंदेल पर आक्रमण, और अंतिम है 1025 सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन साम, जिसको मोहम्मद गौरी बोला जाता है। तो फिर देखते हैं मोहम्मद गौरी का उदय, भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, महत्वपूर्ण तथ्य और गौरी के बाद की स्थिति, और यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाता है। तो देखिए महमूद गजनी के पश्चात गजनी साम्राज्य का पतन हो गया। गजनी साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में ख्वारिज्म साम्राज्य तथा गजनी के क्षेत्र में गौड़ी साम्राज्य का उदय। तो देखिए मोहम्मद गजनी जब बात कीजिएगा तो मोहम्मद गजनी खत्म होने से सुलजक साम्राज्य आता है, और सुलजक साम्राज्य का भी पतन हो चुका है। तो एक तरफ कौन आ रहा है, गौड़ी का साम्राज्य आ रहा है अफगानिस्तान में, और
ईरान साइड कौन आ रहा है? वो आ रहा है ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म शासक। देखिएगा यही ख्वारिज्म शासक को मंगोल पराजित करेगा और मंगोल के डर से ही दिल्ली में इसका शासक दरबार में शरण मांगेगा इल्तुतमिश से, और इल्तुतमिश इसको इनकार कर देगा। तो क्या हो रहा है? दो शक्ति उभर रही है, एक गौड़ी उभर रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? ख्वारिज्म शासक उभर रहा है। अब क्या है? तो अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभ में इसका भी वही उद्देश्य था जो मोहम्मद गजनवी का था। ये भी चाहता था भारत से लूट के सामान ले जाए और मध्य एशिया और ईरान के पार्ट को जोड़कर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करे। लेकिन अंततः क्या होता है? ये ख्वारिज्म के शासक से पराजित हो जाता है और अंततः इसके दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ प्रसार संभव नहीं है, इसलिए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से भारत की ओर प्रवेश कर जाता है। इसको देखते हैं एक बार। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य। मोहम्मद गौरी भी गजनी की तरह मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतः प्रारंभ में भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था, परंतु 1203 ईस्वी में गौरी ख्वारिज्म के शासक द्वारा पराजित हुआ तो उसका सपना टूट गया। अतः उसके बाद वो भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना चाहता था, परंतु 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये जो फैक्ट होता है एक बार बस डाल दिए हैं। गुजरात अभियान, जिसमें चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था, फिर पंजाब और लाहौर को विजय किया, फिर तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और द्वितीय में हार हुई थी। फिर चंदावड़ का युद्ध गढ़वाल वासक जयचंद के विरुद्ध, फिर बिहार एवं बंगाल का विजय, यही मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी आ जाता है, और फिर है खोखर का विद्रोह। यह मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था और इसी के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि मोहम्मद गौरी के बाद शासक कौन होगा? एक्चुअली मोहम्मद गौरी के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था और ये लोग क्या थे? जनजातीय प्रणाली के लोग थे। जनजातीय प्रणाली के लोग थे। तो जनजातीय प्रणाली में क्या होती है? जो भी शक्ति का डिवीजन होता है उसको दे दिया जाता है, तो अपने गोतिया दिया, जिसको बोलते हैं अपने संबंधी को दिया जाता है। लेकिन चूंकि यह चाहता था कि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे, उस पर शासन करेंगे, इसलिए अपने संबंधियों को ये शासन व्यवस्था में ना देकर इसने अपने गुलामों को अपने शासन व्यवस्था में ज्यादा महत्व दिया था। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण पद थे इसने गुलामों को दे रखे थे। इसमें गुलामों में इसके 3 गुलाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला गुलाम क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा क्या है? नसरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा क्या है? तेजुद्दीन यलदुज। ऐबक, कुबाचा और यलदुज। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये तीनों ही आपस में जगह जगह पर स्थापित हो गए और अंततः इन्हीं का संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अंततः गजनी से अपना संबंध विच्छेद कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसको देख लीजिए। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक हिंदुस्तान का, नसरुद्दीन कुबाचा सिंध का तथा तेजुद्दीन यलदुज गजनी का शासक बन बैठा। और इसके बाद की स्थिति क्या होगी तो दिल्ली सल्तनत जब पढ़ते हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।